नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल एंड हमारी एप्लीकेशन फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। अपने सभी को पता ही होगा कि 7 जनवरी से अपना योद्धा बैच सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ में और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको केमिस्ट्री समझाई जा रही है। यदि आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ केमिस्ट्री समझी और जैसा हम बोल रहे हैं वैसे आपने प्रैक्टिस कर ली तो चाहे फर्स्ट ग्रेड में तो ये बोलो सेकंड ग्रेड के आप फर्स्ट ग्रेड के भी क्वेश्चन देखोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन लगने लग जाएंगे। और सेकंड ग्रेड में बात करें तो 40+ क्वेश्चन अपने क्लासरूम से आएंगे, ये निश्चित है, ये मेरा दावा है। कोई ऐसे नहीं है कि आप सर बहुत ज़्यादा अपनी कर रहे हो, नहीं, 40+ क्वेश्चन आएंगे यदि हमने बोल दिया आपको कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसा हम बोल रहे हैं और जैसे हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपने यदि वैसे याद रखी, उसका रिवीजन किया तो गारंटेड 40+ क्वेश्चन हमारे क्लासरूम और हमारी थ्योरी प्रैक्टिस शीट और हमारे टेस्ट सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें बेसिक्स कंसेप्ट को जो आरपीएससी जहाँ से क्वेश्चन उठाती है उसको ध्यान में रखते हुए एडवांस लेवल तक आपको केमिस्ट्री करवाएंगे। और केमिस्ट्री की आपको खास बात पता ही चल रही होगी कि केमिस्ट्री एक IITians और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड 2 बार, वो भी पूरे भारत में 52 और 66 रैंक वाला। और साथ में आरपीएससी के तमाम एग्जाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे ACFRO का हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो, इसके अलावा जूनियर केमिस्ट, इसके अलावा JSO में सेकंड रैंक, ये सारे एग्जाम क्रैक करने का अनुभव भी रखता है और साथ में PhD में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक लाने का भी अनुभव रखते हैं। तो ऐसे टीचर से, जैसा कि आपने देखा ही होगा हमारा वीडियो लेक्चर, डेमो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़ा है कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको केमिस्ट्री करवाएंगे। इस बार केमिस्ट्री आपको रटना नहीं है, इस बार केमिस्ट्री को समझना है। यदि आप समझ गए तो आरपीसी क्या कोई कौन से एग्जाम ले लेना, आप केमिस्ट्री के आपके सारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। दिक्कत यह है कि जो बच्चा राजस्थान में तैयारी कर रहा है और राजस्थान के एग्जाम जो राजस्थान के जो टीचर है जो तैयारी करवाते हैं वो केमिस्ट्री को रटवाते हैं, उन्होंने केमिस्ट्री को आपको कभी समझाने पे ध्यान ही नहीं दिया। उनका एक ही मकसद होता है कि ये फॉर्मूले रट लो और ये एग्जाम में आ जाएगा। मेरा किसी टीचर की बुराई करने का मकसद नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आरपीएससी के जितने भी टीचर हैं जो आरपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं वो केमिस्ट्री को समझाने के बजाय रटाने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है। हमें पता है कि आजकल आरपीएससी भी अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ रही है। तो हमारा जो मोटिव एक ही है कि हमने जो नेट जेआरएफ की पढ़ाई की है, IIT बॉम्बे तक का हमारा सफर है, वो जो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर लेके आए ताकि आप भी हमारा एक्सपीरियंस का आनंद उठा सके और केमिस्ट्री को एक जीना सीख सके, केमिस्ट्री को आप इंजॉय कर सके। अब की बार रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। और टारगेट एक ही रहेगा, अपना पहली बार कोर्स लॉन्च हुआ है, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से मैं कोर्स करवाऊंगा और टारगेट ये है कि 40+ क्वेश्चन हमारे क्लासरूम और हमारी DPP और हमारे टेस्ट पेपर से आने चाहिए। बहुत ही उम्दा तरीके से हम कोर्स करवाएंगे। तो आज अपने बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 5। जैसा कि आपको मैंने पिछली बार जो पिछले लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था ये KSP के बारे में, यानी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। और ये कॉमन आयन इफेक्ट मैं पहले करवा चुका हूं आपको, किसमें, वीक एसिड में। पोस्टवाल का डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था वीक एसिड और वीक बेस में। वहां पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि कॉमन आयन इफेक्ट लगने से उसकी अल्फा वैल्यू कम होती है, आयनाइजेशन कम होता है, उसका कम टूट पाता है वो। उसी प्रकार सेम वैसे ही सोलिबिलिटी में होता है। सोलिबिलिटी का मतलब यही होता है घोलना, घोलना मतलब वो आयंस के अंदर टूटना। कोई सॉलिड कंपाउंड है जैसे HgCl है, वो सॉलिड है, वो क्या होता है जब उसकी सोलिबिलिटी होगी तो वो Hg+ और Cl- में टूटेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से इसकी सोलिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये हमारे कोर्स के फीचर्स है। आप सबने बहुत ज्यादा इसको प्यार दिया और यदि आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। तो बात करते हैं आज सम आयन प्रभाव में विलेयता। सम आयन प्रभाव में विलेयता, solubility in common ion effect, common ion effect। देखो एक खुशखबरी आपको बता रहा हूं मैं कि जल्दी ही हम क्या लेके आ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लेके आ रहे हैं।
अब आपको क्लासें यदि आप ऐसे प्यार कर मेंटेन करते रहे और यदि आपने 20 या 30 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन और करवा दिया, अपने साथियों का करवा दिया, तो आपको अब आगे से कोशिश यही है कि 20 जनवरी के बाद या 20 या 25 जनवरी तक आपको डिजिटल बोर्ड पे हमारी क्लासें देखने को मिलेगी। एक अलग अंदाज में बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लास डिजाइन करेंगे, मजा आ जाएगा। आपको ऐसे लगेगा सर आरपीसी के हम तो नेट जेआरएफ तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाएंगे। तो अभी बात करेंगे सम आयन इफेक्ट, यानी सम आयन प्रभाव किसमें, विलेयता में। देखो क्या होती है विलेयता। सर मेरे को ये पता है कि HgCl, कल ही मैंने आपको बताया था विलेयता का मतलब होता है विलय विलायक के अंदर घुलना, यानी HgCl का कोई विलायक जैसे H2 है उसके अंदर घुलना, उसको विलेयता बोलते हैं। घुलने का मतलब है सर ये आयंस में टूटना, Hg++Cl- में टूटना, इसको बोलते हैं घुले अपने विलेयता। यदि ये ज्यादा घुलेगा, ये ज्यादा घुलेगा, इसका मतलब ये Hg+ और Cl- ज्यादा बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यदि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, सपोज करो यदि हमने NaCl इसके अंदर मिलाया, तो NaCl कैसे बनेगा, Na+ में टूटेगा प्लस Cl- में टूटेगा। तो ये Cl- और ये Cl- क्या करेंगे, Cl- की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देंगे। Cl- की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा ली सातेली नियम अनुसार, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाऊंगा। वो ये बात बोलता है कि यदि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, किसकी कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, तो इस प्रभाव को कम करने के लिए जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। वो कहां जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि HgCl अब क्या होगा, इस टाइप से रिएक्शन जाएगी, यानी HgCl जो पहले टूट रहा था वो कम टूटना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि HgCl कम टूटेगा, कम टूटेगा यानी इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। कम टूटने मतलब ये Hg+ और Cl- कम बना पाएगा, इसका मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कॉमन आयन इफेक्ट लगने से सोल्यूबिलिटी कम होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ रही है कि HgCl से Hg+ Cl- बना, इसके अंदर हम NaCl मिला रहे हैं। कभी भी आपको जब कॉमन आयन इफेक्ट बोल दिया जाए, एक आप ये और ध्यान में रखना कि कॉमन आयन इफेक्ट जब भी बोले, कॉमन आयन इफेक्ट चाहे आप वीक एसिड हो, वीक बेस हो या सोलिबिलिटी में हो, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट बोले तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें मिलाया जाता है। इसमें कॉमन आयन के रूप में, कॉमन आयन के रूप में क्या मिलाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस मिलाया जाता है, बेस मिलाया जाता है। और यदि सोल्यूबिलिटी की बात करें, ये तो किसकी बात है, ये तो वीक एसिड या वीक बेस में देखेंगे। और यदि सोल्यूबिलिटी में देखेंगे, सोल्यूबिलिटी में, सोल्यूबिलिटी में स्ट्रॉन्ग क्या मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग लवण बनाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग सोल्ट मिलाया जाता है। जैसे एग्जांपल HgCl, HgCl, HgCl की सोल्यूबिलिटी में कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है, में कॉमन आयन इफेक्ट मिलाना है, तो क्या मिलाएंगे, NaCl मिलाएंगे। NaCl किससे बनता है सर, NaOH+ HCl से मिलता है। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला क्या है, सोल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सोल्ट है ये। तो इसको मिलाएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग चीज को मिलाएंगे। कहने का मतलब वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलाते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या मिलाते हैं, वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग को मिलाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहां पे इसका मतलब यहां लिख लो कि वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलाना, बस बात ये है, वीक के अंदर, वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलाना। इतना आपने समझ लिया, तो इसका मतलब मोटी मोटी चीज आपने समझ ली। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन के लिए। आप देखो यहाँ पे लिखो कि सम आयन प्रभाव से, सम आयन प्रभाव से विलेयता कम हो जाती है। विलेयता कम हो जाती है, कैसे कम हो जाती है वो मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, ये रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, यानी विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। यदि आपको नॉर्मल बोल दिया जाए, कुछ भी नहीं हो, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रबल विद्युत अपघटन की सांद्रता के हिसाब से S बराबर आएगा KSP जो दिया हुआ अपॉन C कंसेंट्रेशन।
ये फॉर्मूला यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद में आपको सीधा सीधा यदि फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे जो सी होता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता होती है, यानी जो बाहर से मिला रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता होती है। हालांकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको यदि फॉर्मूला याद करना है कि सर कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद में विलेयता कैसी होगी, तो उसकी बाद की विलेयता कैसे निकालेंगे सर, केएसपी जो दिया हुआ है वो, और बाहर से जिसकी हम मिला रहे हैं, बाहर से जो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब जो बाहर से मिला रहे हैं उसकी सांद्रता से डिवाइड करेंगे तो सोल्युबिलिटी आ जाएगी। कैसे आएगी, एक एग्जाम्पल करते हैं। सर एग्जाम्पल क्या होगा, HgCl की विलेयता, HgCl की विलेयता 0.1 सांद्रता वाले NaCl विलियन में ज्ञात की। में ज्ञात कीजिए यदि KSP बराबर क्या हो, 2 × 10⁻10 हो। तो देखो कैसे करेंगे भाई, इसको दो मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड अपने लिखते हैं इसमें कि सर आपने अभी जो बोला था कि इसकी क्या क्या ज्ञात करनी है, सर विलेयता ज्ञात करनी है, और विलेयता वाला सर मैंने फॉर्मूला पढ़ा था KSP/C। सीधे सीधे रख दो, 2 × 10⁻10 बटा सी, देखो बाहर से मिला रहा क्या, 0.1 साधन वाले NaCl मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब बाहर से मिलाना, तो बाहर से मिला रहे इसकी सांद्रता होगी 0.1, और इसको सोल्व करोगे 10⁻9 आंसर आ जाएगा, तो 2 × 10⁻9 आ जाएगा। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड, यदि किसी के फॉर्मूले भी याद नहीं रह रहे हो, बोले सर मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं तो एग्जाम में जाता हूं मेरा दिमाग साफ हो जाता है, तो उनके लिए आप समझो फिर इस चीज को कैसे समझेंगे। सर HgCl है वो टूटेगा किसमें, Hg++Cl- में। मुझे ये पता है कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ सोल्ट है, यानी वीक सोल्ट है एक तरीके से, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ एक सोल्ट है, इसको बोलते हैं वीक सोल्ट है। इसका मतलब इसका डिसोसिएशन कम होता है, इसका मतलब इसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी, तभी तो हम निकाल रहे। यदि सोल्युबिलिटी ज्यादा होती तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो 100% आयनों में टूट जाता। तो KSP वगैरह, KSP का मतलब ये स्पेरिंगल सोल्यूबल की K, यानी जो असिक रूप से विलेय होते हैं उनके लिए K का मान, तो इसका मतलब इसकी सोल्युबिलिटी कम है। कितनी कम है सर, मान लेते एग्जांपल S आएगी, इसकी भी S है, जब इसकी, अब बाहर से हम क्या मिला रहे हैं, बाहर से सर NaCl मिला रहे हैं, NaCl पूरा टूटेगा, मुझे पता है कि Na++Cl- में टूटेगा, ये 100% टूटेगा, तो ये 0.1 है। तो यदि इसके बाद में जब ये क्या करेगा, शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन जब सम में आएगा तो ये 0.1 बन जाएगा और ये भी 0.1 बन जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर। अब देखो इसमें लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, किसमें, ये देखो कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। यहां से अब क्या करेंगे सर, HgCl दोबारा आप देखेंगे तो Hg++Cl- में रहेगा। सर इसकी तो S ही है, लेकिन इसकी S और ये 0.1, S+0.1 हो गई, किसकी, ये Cl- की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। S तो शुरू में थी 0.1, ये टूट के बना रहे हैं, इसी को तो कॉमन बोलेंगे। ये Na+ तो कॉमन है नहीं, NaCl भी कॉमन नहीं है, सिर्फ Cl- दोनों में कॉमन है, तो Cl- की क्या करेंगे, सांद्रता बढ़ जाती है, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, S+0.1 हो जाएगी। अब मुझे ये पता है सर कि S का मान बहुत कम है, S का मान बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि S किससे आ रहा है, S इससे आ रहा है HgCl से, और HgCl बहुत कम टूट पाता है, HgCl बहुत ही कम टूट पाता है, तो S का मान बहुत कम होता है। अतः S+0.1 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.1 के बराबर हो जाएगी। कैसे सर, S की वैल्यू आती है लगभग 10⁻⁻6, 10⁻⁷, 10⁻8, 10⁻5, और ये है वैल्यू 10⁻1। मुझे ये पता है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि 10⁻1 और 10⁻5 से भाग दोगे तो ये 10,000 गुना बड़ा है। 10,000 के अंदर आप एक जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल सर समझ में आ गई बात। तो ये S+0.1 को हम क्या लिखेंगे, S+0.1 को हम लिखेंगे 0.1 के बराबर। अब देखो, अब ये S की वैल्यू ऐसी रहेगी और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.1 के बराबर हो जाएगी। तो KSP बराबर आ जाएगा सर Hg+ और Cl-। KSP का मान मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻10,
इसके लिए को वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। HgCl कितना है सर, S है, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी सर, Cl माइनस की 0.1 होगी, तो S बराबर क्या आ जाएगा सर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 0.1, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आ रहा है। मैं तो ये आपको बोल रहा हूं कि आप सेकंड मेथड को ज्यादा दिमाग में रखो। फर्स्ट मेथड क्या होता है, कई बार ये गच्चा खा जाते हो आप। कैसे गच्चे खाओगे सर, HgCl तक तो ठीक है, यदि आपको ऐसा कोई आइंस दे दिया और ये टूटेगा 2a प्लस प्लस बी माइनस में, B2 माइनस में, अब यहां गच्चा खा जाओगे, वहां ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आइंस कितने हो गए, 2a हो गए, यहाँ KSP की वैल्यू हो गई 4s क्यूब में आ गई। तो यहां यदि कॉमन आइन इफेक्ट लगेगा तो 2a की जगह कॉमन आइन लगेंगे तो 2s आएगा, जबकि यहां तो c दे रहे हैं ओनली, तो यहां गच्चा खा जाओगे, कहने का मतलब ये है। तो आपको सर नीचे वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, और ये कभी भी आपको गलत नहीं होने देगा। इसलिए सेकंड मेथड हो सकता है एक बार आपके समझ में आने में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन एक बार इसको समझो कि सर HgCl टूटा, Hg प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा, HgCl की सोलिबिलिटी कम है, बिल्कुल सही बात है, ये S प्लस S में टूट गया, NaCl जो बाहर से दिया हुआ है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटते हैं, मुझे ये पता है कि NaCl क्या है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 100% टूटता है, बिल्कुल सर। तो NaCl की जितनी कंसेंट्रेशन है वही Na प्लस की होगी, वही Cl माइनस की होगी, बिल्कुल सर सही बात है। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा रिएक्शन लिख लिया करो, यदि किसी कंफ्यूजन हो, HgCl को वापस तोड़ो Hg प्लस प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस में कॉमन आइन इफेक्ट लग रहा है, Cl माइनस की जो सोलिबिलिटी है वो S प्लस 0.1 हो जाएगी, क्योंकि S का मान बहुत कम होता है, S का मान जैसे 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 8, आपने कल पढ़ाई होगा, कल हमने खूब सारे क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर हम S निकालना सिखा रहे थे, तो S की आपने यदि गौर किया तो आप S की वैल्यू देखोगे 10 की पावर माइनस 4 या 10 की पावर माइनस 5 के आसपास दिख रही थी, इसका मतलब वो बहुत कम होता है, यानी एक तरीके से इनका की सोलिबिलिटी बहुत कम होती है, स्पेरिंगल सोल्यूबल बोलते हैं, आंशिक रूप से सोल्यूबल बोलते हैं इनको। तो इसके कंपैरिजन में ये जो बाहर से मिला रहा है ये इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी हमेशा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग की वैल्यू यानी 100% टूटता है, तो इसकी कंसेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगी। तो सर क्या करेंगे, तो S प्लस 0.1 को S यहाँ पे नेगलेक्ट मान लेंगे, तो S प्लस 0.1 को हम 0.1 मान लेंगे, और फिर सर KSP का फॉर्मूला लगा देंगे। KSP बराबर हमें पता है आइंस के प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, जो कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो होती है, KSP क्या होती है, आयंस के कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट होती है, तो सीधे सीधे मैं सर KSP का फॉर्मूला लगा दिया और यहां से S आ गया, और S की जो यूनिट होती है वो सर मोल पर लीटर होती है, क्या होती है, मोल पर लीटर। ये भी पूछ सकता है आपको कि सोलिबिलिटी आ रही है, इस सोलिबिलिटी की यूनिट क्या है, कि RPSC इजी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको पूछ सकती है S की इकाई क्या है, S की इकाई क्या है, आपको ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, किलोग्राम पर मोल लीटर, ऐसे कुछ भी मिला के क्वेश्चन दे सकती है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है एग्जाम में आते हैं तब अपने गलत हो जाते हैं, तो हर एक पॉइंट को अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो एस की इकाई कितनी होगी, मोल पर लीटर हो गई। सर एक क्वेश्चन और कराओ तब मजा आएगा, करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो HgCl का विलेयता गुणनफल, HgCl का विलेयता गुणनफल कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है, ठीक है। 0.1 मोलर NaCl विलियन में HgCl की विलेयता होगी, HgCl की विलेयता होगी। फर्स्ट ऑप्शन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन हो गया 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस 5, फोर्थ ऑप्शन हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 0। सर वैसे तो ये क्वेश्चन हमने कराई दिया ऊपर, लेकिन फिर भी आपको चलो कर देते हैं। देखो अब देखो HgCl का विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, 0.1 मोलर NaCl में HgCl की विलेयता पूछी हुई है। सर मुझे तो ये पता है कि फॉर्मूला मुझे नहीं करना, यदि आप फॉर्मूले से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, S बराबर क्या आएगा, KSP बट्टा C आएगा। KSP की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दी हुई है, अपॉन C की वैल्यू 0.1 दी हुई है, इसके वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये तो आएगा सीधा सीधा आंसर, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि इसको दूसरे तरीके से करें, सेकेंड मेथड से करें, तो सर कैसे करेंगे, बिल्कुल अब देखो
HgCl है, कैसे टूटेगा सर? Hg प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। यदि ये S है, ये S है, फिर बाहर से क्या मिला रहे हैं सर? NaCl, ये क्या कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, इसमें क्या लगेगा? कॉमन आयन। क्या लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। और सर क्या बन जाएगा? जो नए HgCl है, नया HgCl अब ऐसा दिखेगा, Hg प्लस प्लस Cl माइनस, ये तो S ही रहेगा, ये क्या होगा? S प्लस 0.1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1। अब KSP निकालो सर, KSP बराबर होता है Hg प्लस और Cl माइनस। KSP की वैल्यू सर कितनी दी हुई है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दी हुई है। Hg प्लस की वैल्यू S है और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी सर? 0.1 है, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर। क्या टफ है क्या सर? ऐसा लग रहा है बिल्कुल ईजी है, ये कोई टफ थोड़ी ना है, टफ है ही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ बनेंगे भी नहीं। लेकिन आपके कंसेप्ट क्या होते हैं कि आप रटने पे ज्यादा ध्यान देते हो, तब आपको गलत होते जाते हैं क्वेश्चन, नहीं तो गलत होने की चांस ही नहीं। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन ये है कि समझ के चलना है, गच्चा नहीं खाना। अब आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। एक क्वेश्चन ये है कि CaOH की होल ट्वाइस के संतृप्त विलयन में, संतृप्त बोले तो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ रहे हो, जिसके अंदर और ज्यादा विलय को, जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट को नहीं घोला जा सकता सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। का पीएच दिया हुआ है, का पीएच 9 है, 9 है, तो CaOH की होल ट्वाइस का KSP होगा, KSP होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15, सेकेंड ऑप्शन है 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 10, थर्ड ऑप्शन है 0.125 इंटू 10 की पावर माइनस 15, और डी ऑप्शन आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। लगा ले भाई इंपॉर्टेंट, क्या लगाओ? इंपॉर्टेंट लगाओ। यदि आरपीएससी टफ क्वेश्चन पूछेगी तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, और हर किसी के बस की बात नहीं होगी, पर अपने अपने सर कब्जे में रहेगा सारा क्वेश्चन। देखो CaOH की होल ट्वाइस है, ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। सर मुझे ये पता है पीएच कितनी दी हुई है? 9। सर पीओएच कितनी आ जाएगी सर? 5 आ जाएगी, क्योंकि 9 प्लस 5 14 होती है, तो पीएच प्लस पीओएच के मान कितना होते हैं सर? 14 होती है। यहाँ से सर मैं OH माइनस निकालूंगा, तो मैंने आपको बार बार इतना याद करवा दिया कि इसको माइनस लॉग में कन्वर्ट करो, एक बार और करवा देते हैं। यदि किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको माइनस लॉग ऑफ OH माइनस में कन्वर्ट करो, बराबर 5, तो लॉग ऑफ OH माइनस बराबर -5, तो OH की वैल्यू आ जाएगी सर 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। तो ये वैल्यू सर ये टूटेगा S और ये 2S में। यदि ये S है तो ये S में टूटेगा, इसके एक आयन से इसके 2 आयन बन रहे हैं, तो ये किस में टूटेगा सर? ये 2S में टूटेगा। बिल्कुल सर सही बात है, 2S की वैल्यू, यही तो OH माइनस कंसेंट्रेशन दे रखी है, कितनी? 10 की पावर -5, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 10 की पावर -5/2 आ जाएगी। सर KSP निकालना है, कैसे निकालेंगे सर KSP? KSP सर होती है यहाँ की S और यानी x की पावर में x, y की पावर में y, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर ऐसे लगाओ s की पावर में 1 और 2s की पावर में 2। आपको यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा सर? हमें सर ये पता है AX/BY के लिए KSP की वैल्यू कितनी होती है? x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। सर कंपैरिजन करो तो यहाँ से देखो, इससे COH की कंपैरिजन करोगे, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। सर KSP लगा दो आप, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर 1 प्लस 2, सर 4s³ आ जाएगा। s की वैल्यू सर ये रही, तो KSP की वैल्यू क्या आएगी सर? तो 4 इंटू एस की वैल्यू आ गई सर 10 की पावर -5/2 का क्यूब, तो 4 इंटू 10 की पावर -15/2, 3 8, 2 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8, तो यह आ गई सर 10 की पावर 15/2। ये 1/2 इसको लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -15, यानी सर ये आ जाएगा 5 इंटू, या फिर ये आंसर देखो कैसे दिया हुआ है सर, 0.5 में दिया हुआ है, ठीक है सर। आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू 10 की पावर -15, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है सर? फर्स्ट आंसर है। क्या टफ है सर? ऐसे लग रहा है बिल्कुल इजी है, सिर्फ एस ही तो निकालना है, पीओएच दी हुई है वहां से एस निकालो और सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो केएसपी वाला। केएसपी वाला ये फॉर्मूला तो बहुत बार याद कर लिया, पिछला जो हमने लेक्चर था ये इसी पे बेस्ड था, ये तो याद रहना ही चाहिए।
क्या x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस वाई। इसमें क्या टफ है, कुछ भी नहीं है सर। KSP निकालोगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लिखेंगे आगे कि ये सर सम आयन इफेक्ट होता है या फिर KSP होता है, विलेयता गुणनफल, इनका यूज क्या होता है। तो इनके 2-3 यूज दिए हुए अपने, जो RBSc की बुक है वहां में दिए हुए, उस बुक से मैंने उठाए। हालांकि ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना है क्या कि सम आयन प्रभाव यानी कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव तथा विलेयता गुणनफल यानी KSP, विलेयता गुणनफल यानी KSP का उपयोग। इसकी क्या उपयोग है, तो इसकी सिर्फ फर्स्ट उपयोग देखो। पहला उपयोग क्या है, मोलर विलेयता, मोलर विलेयता S के गुणनफल में काम आता है। ये मोलर विलेयता S की गणना में काम आता है, S की गणना में काम आता है। फिर सर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ये नमक के शुद्धिकरण में काम आता है, नमक के शुद्धिकरण में, नमक के शुद्धिकरण में काम आता है। सर कैसे, देखो यहां पे लिखो आगे, अशुद्ध नमक, अशुद्ध नमक में NaMg व Ca के क्लोराइड होते हैं, ये क्लोराइड होते हैं। ठीक है, शुद्ध नमक का, नमक का संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, का संतृप्त विलयन बनाते हैं जिसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिसमें HCl गैस प्रवाहित करते, प्रवाहित करते हैं। कैसे सर, देखो एक बार NaCl आ गया, ये टूटेगा सर Na प्लस प्लस Cl माइनस, फिर आ गया HCl टूटेगा सर H प्लस प्लस Cl माइनस। इसमें सर क्या लगेगा, इसमें लगेगा कॉमन आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। और इससे क्या होगा, इससे रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, बैकवर्ड बोले तो सर प्रतीक डायरेक्शन, पीछे की साइड। उससे क्या होगा, उससे NaCl का वियोजन कम होगा, NaCl का वियोजन कम होगा, यानी NaCl कम टूटेगा, NaCl कम टूटेगा, इसका मतलब प्योर NaCl मिलेगा, NaCl प्योर रहेगा, अतः NaCl प्योर रहेगा। ये संतृप्त, प्योर संतृप्त का ये जो लिखा है, शुद्ध नमक का संतृप्त विलयन बनाएंगे तो ये बिल्कुल शुद्ध है, और उसके अंदर HCl गैस हमने क्या की, प्रवाहित करेंगे, तो क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा NaCl का वियोजन कम होगा और NaCl हमें प्योर मिल जाएगा। हालांकि ये नहीं पूछेंगे, आपको सीधे इतने पूछ सकते हैं नमक के शुद्धिकरण में कौन सा प्रभाव काम में लेते हैं, तो सम आयन प्रभाव काम में लेंगे। तीसरा और देखो, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में इसका यूज करते हैं, साबुन के निर्माण में। सर कैसे, साबुन होती क्या है सर, साबुन होती है उच्च वश्य अम्ल। साबुन में आपको ये तो पता ही होगा कि कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे 17 कार्बन होती है, तो वो उच्च वश्य अम्ल जैसे कि ओलिक, जैसे कि ओलिक, पोमेटिक, पोमेटिक तथा सिट्रिक, सिटेरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, पोटेशियम लवण क्या होते हैं, साबुन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने ज्यादातर ये लेते हैं C17H35 COO माइनस Na+। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सोडियम सिटेरेट, सोडियम क्या होते हैं, सिटेरेट, सिटेरेट, सोडियम सिटेरेट बोलते हैं इसको, सोडियम सिटेरेट, सिटेरेट। ठीक है, ये इसमें बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं तो इसको साबुन बोलते हैं। तो इस साबुन के निर्माण में भी क्या काम आता है, साबुन के निर्माण में भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। आपने बस इतने याद होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा साबुन का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो साबुन का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
कि ये सोडियम सिट्रेट हो सकता है, या सोडियम की जगह पोटेशियम भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना इसके कॉमन आयन इफेक्ट के उपयोग आ गया। अब अपना जो टॉपिक चलेगा वो लेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आरपी से एक क्वेश्चन पूछेगी। कौन सा? लवण और लवण का जल अपघटन, सोल्ट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा टफ। ऐसे मानते हैं बच्चे, मानते, मैं नहीं बोल रहा हूं, बच्चे मानते हैं कि सर बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन आप पढ़ने के बाद ये बोलोगे सर बहुत ज्यादा इजी है, ये मेरा दावा है। तो देखो आगे, लवण एंड लवण का जल अपघटन। क्या होगा? सोल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा शेयर करो। आप तो मेरे रजिस्ट्रेशन और करवा दो 20+ बच्चे, फिर क्या करोगा? मैं क्या करूंगा, मैं आपके बीच में एक नया नवाचार करने वाला हूं। क्या करके? सर मैं लेके आऊंगा डिजिटल बोर्ड, आप सब और हम क्या पढ़ेंगे, फिर लाइव पढ़ेंगे, और आप मेरे फेस के साथ, मेरी रिएक्शन के साथ केमिस्ट्री को ढंग से समझेंगे, ताकि आपकी खोपड़ी में सीधी बैठ जाए। यदि आप चाहते हो कि हमारी केमिस्ट्री खोपड़ी में बैठे, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी साथी है, अपने फ्रेंड्स है, उनको बताएं कि सर के द्वारा बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। आप भी प्लीज वहां से कोर्स परचेज करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। और थोड़े से दिनों में, यदि आपने 5-4 दिन में ये काम कर दिया, तो फिर मैं ऑर्डर दे दूंगा और फिर अपने डिजिटल बोर्ड पे चलेगी क्लास। तो ये आपके हाथ में है। आप चाहते हो कि यदि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना, अब मेरे साथ रूबरू होना चाहते हो, लाइव क्लास देखना चाहते हो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और फ्रेंड्स को बोलो कि परचेज करो, ताकि सर और भी अच्छा कंटेंट आप अपने बीच में लेके आएंगे और साथ में नवाचार के साथ में आएंगे। तो आप पढ़ेंगे सोल्ट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट। सर मुझे ये पता है कि लवण क्या किसको बोलते हैं? लवण बोलते हैं एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सर? सोल्ट बनाते हैं। अम्ल प्लस क्षार क्या करेंगे? बनाएंगे सर, क्या बनाएंगे? लवण बनाते हैं। ये बात मुझे पता है। अब सर अम्ल क्या हो सकता है? अम्ल सर प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है, यानी वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। और क्षार बेस क्या हो सकता है सर? प्रबल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? वीक भी हो सकते हैं, नहीं स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। कुल मिला के 4 कंडीशन बनेगी। क्या? कौन कौन सी कंडीशन? जब ये प्रबल हो क्या अम्ल, तो दुर्बल क्षार हो सकता है। प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार हो सकता है, दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार हो सकता है, दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार हो सकता है। ये 4 कंडीशन है। तो इनको देखते हैं अब कैसे। देखो ये हो गया, ये प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। इसी प्रकार क्षार भी क्या हो सकता है? प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। यानी ये स्ट्रांग भी हो सकता है और ये वीक हो सकता है, फिर ये स्ट्रांग हो सकता है और ये वीक हो सकता है। कुल मिला के 4 कंडीशन आ गई। कुल मिला के 4 कंडीशन आ गई। इसके एग्जाम्पल क्या है सर? प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल सर HCl। अब तो इतने ज्यादा पढ़ लिए मेरे को सर याद ही रहने लग गए। HCl, H2SO4, HNO3, इनके नाम भी याद होने चाहिए। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4, परक्लोरिक एसिड, HI, आयोडाइड एसिड, आयोडिक एसिड। ठीक है, ये यानी सारे नाम याद होने चाहिए आपको। फिर दुर्बल के सर, दुर्बल के HCN, फिर CH3COH, फिर सर H2S, फिर CH3OH और फिनोल। फिनोल बोले तो कुछ ऐसी ऐसा, इसी को तो बोलते हैं फिनोल, बिल्कुल C6H5OH। फिर क्षार भी सर क्या हो सकते हैं? क्षार भी प्रबल हो सकते हैं और क्षार भी दुर्बल हो सकते हैं। प्रबल क्षार कौन कौन से होंगे सर? NaOH, KOH, CaOH की होल ट्वाइस, ऐसा कुछ। और दुर्बल क्या हो सकते हैं? NH4OH, NH3 और RnH2, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यानी इनसे क्या बन सकते हैं? इनसे लवण बन सकता है। तो इनकी 4 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है सर? मैं ये बोल सकता हूं कि प्रबल, एक पेन चेंज करते हैं अपन, ये लेते हैं। प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार आ सकता है, पहली कंडीशन ये। दूसरी बात, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार आ सकता है। तीसरी कंडीशन, दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार आ सकता है।
चौथी कंडीशन, दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार आ सकता है। अच्छा बताओ भाई, इसके अलावा कोई और कंडीशन आपके दिमाग में कोई उपज आ रही है क्या? सर जी आपने बताई नहीं, और कोई कंडीशन भी बन सकती है। अरे लगा लो अपना दिमाग, नहीं बनेगी। सिर्फ 4 ही कंडीशन पॉसिबल है कि ये प्रबल हो, फिर ये दुर्बल हो, ये प्रबल हो, ये प्रबल हो, ये दुर्बल, ये प्रबल, ये दुर्बल, ये दुर्बल। ये 4 ही कंडीशन बन सकती है। तो 4 प्रकार के हाइड्रोलिसिस हम पढ़ेंगे, 4 प्रकार के सोल्ट का हाइड्रोलिसिस हम पढ़ेंगे। तो लवण कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। एक एक के पहले एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके माइंड में सीधा चला जाए कि प्रबल और प्रबल से क्या बनेगा, दुर्बल दुर्बल से क्या बनेगा, प्रबल दुर्बल से क्या बनेगा, दुर्बल प्रबल से क्या बनेगा। तो लवण 4 प्रकार के होते हैं, लिखो यहां पर, लवण 4 प्रकार के होते हैं। अरे भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बता दिया करो। मेरे पर्सनल नंबर आपको पता ही है, 9783555311। किसी प्रकार का कोई भी डाउट, किसी प्रकार के कोई दिमाग में उपज कि सर हमारे को नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोलते रहते हो बार बार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस पे बताया करो, अपने अपने दुखड़े इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, अपन उसके लिए इलाज कर देंगे उसका दुख का। तो लवण कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। सबसे पहला देखो, प्रबल अम्ल एंड प्रबल क्षार का लवण। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट। ठीक है, सोल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके एग्जाम्पल पढ़ने अपने को। क्या पढ़ने? एग्जाम्पल पढ़ने हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए सर NaCl, सर KCl, सर BaSO4, सर NaNO3, सर Na2SO4, सर NaClO4। सर कैसे? मुझे नहीं पता चला ये एग्जाम्पल कैसे आ गए। सर मैं इसको तोड़ के देखता हूं। जब इसको आप पानी के साथ तोड़ोगे, डिटेल में बता देते हैं आपको। देखो NaCl को जब आप पानी के साथ में तोड़ोगे, पानी का मतलब यही होता है, अम्ल को हम पता करेंगे कि सोल्ट किस से बना हुआ है, तो उस सोल्ट को क्या करोगे? पानी के साथ डिसोसिएट कर दिया। अच्छा इससे क्या होगा सर? मुझे नहीं पता चल रहा, बता देंगे। याद ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं अलग से, NaCl प्लस H2O। इससे क्या हुआ? ये देखो Na प्लस में टूटता है, ये Cl माइनस में टूटता है, पानी किस में टूटता है? H प्लस में और OH माइनस में। सर प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल सर HCl बन गया। ये प्लस और माइनस के बीच में, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा सर NaOH बन गया। सर मुझे पता है HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये NaOH क्या है सर? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये NaCl किसके एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। सर एक कोई और उठा के देखो, मान लेते सर NaNO3 उठा लेते हैं, इसको सर हाइड्रोलाइसिस करना है। मुझे नहीं पता ये सर कैसे टूटेगा। मुझे ये पता है Na प्लस बनाएगा, NO3 माइनस बनाएगा, ये मुझे पता है H प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। सर NO3 माइनस और H प्लस जुड़ के क्या बना लेंगे? HNO3 बना लेंगे। Na प्लस और OH माइनस जुड़ के क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे। सर ये मुझे पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये मुझे पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ लवण है। ऐसे आप सारे एग्जाम्पल करना, चाहे आप Na2SO4, चाहे BaSO4 और देख लो, BaSO4 प्लस H2O। ये देखो ये सर कैसे टूटेगा? Ba2 प्लस और ये SO4 2 माइनस, ये सर कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। मुझे ये पता है इसकी 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब H प्लस कितने चाहिए सर? 2 चाहिए। 2 H प्लस हो गए तो H2SO4 बनाएगा। देखो ये BaSO4 2 माइनस है ना, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो 2H प्लस चाहिए, और ये आपस में क्या बनाएगा? फिर H2SO4 बना लेगा। इसी प्रकार Ba, ये रहा Ba2 प्लस है, ये OH माइनस अकेला है, इसका मतलब ये भी 2 चाहिए, तो BaOH की होल ट्वाइस बना लिया। सर ये मुझे पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सर मुझे पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ लवण है ये। इससे सारे इसी प्रकार की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इनके एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए, तभी आप लवण को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लवण किस प्रकार का है। आई बात समझ में? हाँ सर। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। सर दुर्बल अम्ल एंड प्रबल क्षार का लवण, प्रबल क्षार का लवण।
इसके एग्जाम्पल सर कर लेते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल सर इसका आ गया CH3COONA, बहुत ही फेमस है। इसका सर नाम भी पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार नाम पूछते हैं। तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, देखो कैसे ये टूटता है CH3CO-Na+, ये हमेशा कैटाइन का नाम पहले आता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम। और CH3CO का हमें पता है ये एसिटिक एसिड से बनता है, ये OH है, ये H चला गया तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड से एसीटेट आ गया, तो ये आगे सोडियम, इसको बोलते हैं एसीटेट। जब नाम लिखेंगे तो सोडियम पहले आएगा, यानी सोडियम एसीटेट आएगा। अरे ये तो पता ही है ना नाम कैसे लिखते हैं, नहीं पता तो IUPAC में बताएंगे आपको कि कैसे नामकरण किया जाता है इनका। हमेशा कैटाइन का नाम पहले लिखते हैं, कैटाइन का नाम पहले लिखते हैं, एनाइन का उसके बाद लिखते हैं, तो सोडियम पहले आएगा, एसीटेट बाद में आएगा। आपने ये पता होना चाहिए भी CH3COO- को एसीटेट बोलते हैं। कल को ये नहीं पता हो और पूछ लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि अमोनियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाए। सर मुझे तो यही नहीं पता एसीटेट किसको बोलते हैं, फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है, क्योंकि फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एसीटेट के बिना आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज एसीटेट आपको पता होना चाहिए कि CH3CO- को एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये टूटेगा वही H+ के साथ में H2O में टूटेगा, इसका मतलब ये H+OH- में टूटेगा, तो क्या करेगा, ये OH और ये अन्य आपस में जुड़ जाएंगे, अन्य OH बना लेंगे, और ये H+ और CH3COH जुड़ जाएंगे तो ये CH3COH बना लेंगे। ये सर स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, यही तो हम पढ़ रहे हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण। बिल्कुल सही बात है सर, सोडियम एसीटेट इसका एग्जाम्पल आ गया। इसके अलावा सर NaCN आ गया, इसके अलावा सर Na2S आ गया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं NaCN का। एग्जाम अपने पेन चेंज करते हैं एक बार, ये देखो अभी देखते हैं NaCN का। NaCN + H2O, Na+CN-H+OH-, प्लस माइनस बॉन्ड बनाओ HCN बन गया, प्लस माइनस बॉन्ड बनाओ NaOH बन गया। ये सर मुझे पता है वीक एसिड है, ये मुझे पता है सर स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब NaCN किससे बना है सर, NaCN वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लवण है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 3, कौन सी, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल एंड दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल एंड दुर्बल क्षार का लवण। हो सकता है आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है क्या, यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे आप मैसेज करें और मुझे बताएं कि सर मजा आ रहा है, ताकि मुझे मेरा मोटिवेशन बने और भी अच्छे तरीके से आपके बीच में क्लास लेके आऊं। अच्छे अच्छे डायलॉग्स इस बार मैं सीख रहा हूं क्योंकि पहली बार आया हूं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स अपने याद करेंगे, फिर आपको डायलॉग्स के साथ में पढ़ाएंगे। देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके सर एग्जाम्पल है NH4Cl। NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसके बाद NH4NO3। सर कैसे, सर देखो NH4Cl को क्या करेंगे, NH4+ Cl- H2O में टूटेगा, ये सर क्या बनाएगा H+OH-, HCl आपस में बॉन्ड बनाएगा सर, HCl बना लिया, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएगा, प्लस ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाएगा NH4OH आ गया। सर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सर किस क्या है, वीक बेस है। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल है। बिल्कुल सर। NH4NO3, सर NH4NO3 को जब पानी में डालेंगे क्या होगा, सर ये टूटेगा NH4+ में, NO3- में, H2 टूटेगा H+ में, OH- में, HNO3 बॉन्ड बना लेगा सर, और साथ में क्या बना लेगा NH4OH। HNO3 किसको बोलते हैं सर, स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं सर, वीक बेस को बोलते हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है सर। इसका मतलब आपको ये पता चलने लग गया कि आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि ये लवण किससे मिलकर बना हुआ है। आधा काम हो गया अपना, आधा क्या मैं तो बोल रहा हूँ 70% काम हो गया, यदि आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो। इसके बाद कुछ ही नहीं बचा इस चैप्टर में। अब अगला एग्जांपल सर, 4th नंबर, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल एंड दुर्बल क्षार का लवण।
दुर्बल अम्ल एंड दुर्बल क्षार का लवण। इसके एग्जाम्पल सर कराएंगे। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल हो गया CH3COONH4। इसका नाम बोलते अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। फिर आ गया NH4Cl, फिर आ गया CH3COONH4, फिर आ गया AgC। मुझे नहीं पता सर इसका, एक बार डिटेल में बताओ, बताना ही पड़ेगा भाई। एग्जाम्पल देखो, CH3COONH4 को आप तोड़ोगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम। CH3CO- को क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो इसका नाम क्या होगा, अमोनियम एसीटेट। क्या वो गांठ बांध लो, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम साइनाइड, गांठ बांध लो। तो ये एग्जाम्पल आपको बार बार आते हैं। HgCN, सिल्वर साइनाइड, ऐसे नाम कई बार के क्वेश्चन में नाम देके आपको पूछते हैं, सीधा नहीं पूछेंगे CH3COONH का pK इतना है, pKb इतना है, तो इसका बताओ pH, नहीं। अमोनियम एसीटेट के लिए ऐसे नाम मिलेगा आपको। तो देखो इसको हाइड्रोलाइसिस कराया, ये किसमें टूटा, ये सर CH3CO- में टूटा। ये किसमें टूटा, NH4+ में टूटा। ये किसमें टूटा, H+ में टूटा। ये किसमें टूटा, OH- में टूटा। प्लस माइनस वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो CH3COH बनाएगा, ये CH3 और ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, और ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, और क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा। सर मुझे ये पता है कि वीक, ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, वीक बेस है। इसका मतलब अमोनियम एसीटेट किससे मिलकर बना हुआ है, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए चारों टाइप के। अब हम क्या करेंगे, इन चारों टाइप्स को ध्यान से देखेंगे, इनका हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, यानी H2O के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, और उससे पीएच क्या बनती है, विलियन कैसा होगा, KH बोले तो हाइड्रोलाइसिस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि Ka होता है जैसे वीक एसिड में, उसी प्रकार यहाँ KH आएगा। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। तो आपको एक तो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है कि सेकंड ग्रेड में तो कई बार यहीं से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कि ये एग्जांपल दे देगा, इसमें से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कौन सा लवण है। तो अपने को पहले पता होना चाहिए वीक एसिड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, या वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। इनके चारों के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो कई बार यहीं से बन जाता है। फिर बच्चे हुए क्वेश्चन इनकी पीएच पे आते हैं। तो अपन देखते हैं, पहले सबसे पहले एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले आगे प्रबल अम्ल एंड प्रबल क्षार का लवण। प्रबल अम्ल एंड प्रबल क्षार का लवण, यानी दोनों प्रबल प्रबल हो। तो ये याद रखना कि जब भी दोनों प्रबल प्रबल हो, इसका मतलब ये तो पूरी तरह से टूटेगा सर। प्रबल प्रबल का मतलब ही टूटना, 100% टूटेगा। इसका मतलब इसके लिए हाइड्रोलाइसिस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं देता है, और ये हमेशा इसकी पीएच 7 होती है सर। जैसे NaCl, ये टूटेगा NaOH++HCl, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मुझे ये पता है स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी होगी सर, 14 के आसपास जाएगी, और इसकी पीएच सर 0 के पास हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के बीच का मतलब पीएच 7 रहेगी। इसका फिक्स है कि जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से सॉल्ट बनता है, उसकी पीएच हमेशा 7 रहती है। और इसका क्या होता है, इसका हमेशा कभी भी जल अपघटन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सर ये तो टूट जाता है तुरंत आयनों में, Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, कोई जल अपघटन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने को याद रखना है, ये क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है इसका जल अपघटन नहीं होता, इनका जल अपघटन नहीं होता, इनका जल अपघटन नहीं होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है, और इनकी पीएच हमेशा 7 रहेगी। जब भी आपको क्या बोलेगा, वीक क्यों बार बार नाम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले लवण का जल अपघटन नहीं होता है, और इसकी पीएच हमेशा 7 होती है, और ये उदासीन रहता है, विलियन, उदासीन विलियन रहता है इसका। समझ भाई बात, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जल अपघटन नहीं होगा, पीएच 7 रहेगी, उदासीन विलियन रहेगा। आपको एग्जांपल पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा NaCl। एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जांपल NaCl से बनने वाले
बनने वाले या 0.1 NaCl से बनने वाले विलियन की पीएच है। अब देखो आपको सिर्फ बोल दिया 0.1, आप तो सर कंफ्यूज हो जाओगे, 0.1 दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अगले वाला देखना है, क्या हमें NaCl को देखना है। NaCl किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा इसकी पीएच क्या रहेगी? 7 ही रहेगी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? खोपड़ी में बैठ गई? बिल्कुल बैठ गई सर। अब अगली देखते हैं 2 नंबर कंडीशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, सिर्फ पीएच 7 याद रखनी है। उदासीन विलयन होता है और जल अपघटन नहीं होता है। ये भी पूछेगा आपको, ऑप्शन दे देगा निम्न में से किसका जल अपघटन नहीं होता है? एकमात्र ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाले का ही जल अपघटन नहीं होगा, बाकी सभी का होगा। एकमात्र ऐसा पॉइंट है। तो ये भी आपको 3 चीजें याद रखनी है इसमें, उदासीन विलयन, पीएच 7 और जल अपघटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग से मिलकर बन रहा है, स्ट्रॉन्ग का मतलब आयंस में टूट जाएगा ये। फिर दूसरा देखो, दुर्बल अम्ल एंड प्रबल क्षार का लवण। दुर्बल अम्ल एंड प्रबल क्षार का लवण। दुर्बल बोले तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सोल्ट। इसका एग्जांपल आपने खूब पढ़ लिया ऊपर। एग्जांपल हम जैसे CH3COONA, ये इसका एग्जांपल आ गया। इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, कैसे करेंगे? CH3COONA प्लस H2O। सर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मुझे ये पता है ये टूटेगा सर CH3COO माइनस में, ये Na प्लस में, और ये सर टूटेगा H प्लस OH माइनस में, और ये बॉन्ड क्या बना लेगा सर? CH3COOH बना लेगा प्लस NaOH बना लेगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ये प्रोडक्ट बन चुका अपना। अब क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट हमेशा टूटेगा, किसमें टूटेगा? CH3CO माइनस में और Na प्लस में। H2 कभी जनरली नहीं टूटता, तो H2 में रहेगा। ये वीक एसिड है, ये वैसे नहीं टूटेगा, और ये आयंस में क्या रहेगा? Na प्लस और OH माइनस के आयंस में रहेगा। जब आप विलयन में देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो Na प्लस से ये Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या दिखेगा विलयन में? विलयन में सर ये ऐसा दिखेगा CH3CO माइनस प्लस H2O। इसकी रिएक्शन करके क्या बन रहा है? CH3COOH बन रहा है प्लस OH माइनस बन रहा है। ऐसा हमारा विलयन दिखेगा। क्या देखेगा? हमेशा सोल्ट टूटेगा, H2O की फॉर्म में रहेगा। फिर ये क्या बनाएगा? CH3CO जो कि वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या होगा? वीक एसिड की फॉर्म में रहेगा, यानी H प्लस के साथ ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। मतलब हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज होते हैं, तो वो 100% आयनों में टूट जाते हैं। तो ये दिखेगा हमें। अब हमें ये दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन के अंदर क्या दिख रहा है? सॉल्यूशन के अंदर सर मुझे OH माइनस दिख रहा है। OH माइनस ये क्या बना देगा? OH माइनस की वजह से इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति का विलयन बन जाएगा। इसका मतलब इसकी पीएच क्या रहेगी? 7 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि OH माइनस क्या है? क्षार है। क्षार की पीएच क्या होती है? 7 से ज्यादा रहेगी। इसका मतलब विलयन की पीएच कितनी रहेगी? ग्रेटर देन 7 रहेगी, अर्थात क्षारीय प्रकृति का रहेगा। क्षारीय यानी बेसिक नेचर का रहेगा। तो अपना पूछ सकता है सॉल्यूशन कैसे नेचर का रहेगा? तो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, वैसे भी आप दिमाग लगाओ कैसे? सर वीक एसिड है यहाँ पे देखो, और ये किससे बन रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन रहा है। मुझे ये पता है वीक एसिड तो वैसे ही कम टूटेगा, स्ट्रॉन्ग बेस टूटेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस ही डिसाइड करेगा कि विलयन की पीएच कितनी रहेगी। तो देखो स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है सर? यहाँ पे क्या है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही तो टूटेगा 100%। इसका मतलब बेस की वजह से क्या आएगी? पीएच 7 से ज्यादा आएगी। और बेस क्या होगा? बेस का मतलब क्षारीय प्रकृति बताएगा। तो पूरी विलयन को क्या बताएगा? ये तो क्षारीय प्रकृति को बताएगा, यानी विलयन की पीएच 7 से ज्यादा है तो ये क्षारीय प्रकृति को बताएगा। 1 नंबर बात तो ये। 2 नंबर, अपने को क्या सीधे सीधे 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या क्या फॉर्मूले? 1 नंबर तो ये हो गया। 2 नंबर देखो, 2 नंबर KH पूछ सकता है आपको। जैसे हम Ka पढ़ते हैं किसमें? एसिड के अंदर पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे KH पढ़ते हैं। KH का मतलब हाइड्रोलिसिस, ये H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, तो इसको क्या आएगा? ऊपर हमेशा KW आएगा, नीचे जो वीक है
क्योंकि स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग का कोई के नहीं होता। के किसका आता है? जो वीक होता है। स्ट्रोंग तो वैसे ही 100% टूट रहा है, इसका मतलब इसके लिए रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही आयंस में रहता है। दुर्बल एसिड, मैंने कल भी बात को बताया था, वीक एसिड के लिए क्या आएगा? के आएगा, क्योंकि वीक एसिड क्या होता है? जैसे CH3COH है। हाँ जी सर, ये क्या करेगा? ये आयंस में 5% ही टूट पाएगा, यानी ये आयंस में ये 5% ही टूट पाएगा, तो इसकी वजह से के आएगा। यदि 100% टूट जाए तो ये के कुछ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आयंस दिखेंगे ओनली सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा? ये CH3COH भी दिखेगा और CH3CO- भी दिखेगा और H+ भी दिखेगा, अर्थात एक साम्य दिखेगा। और साम्य के लिए क्या आता है? के आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? बिल्कुल सर समझ गए। तो वीक एसिड वाला आएगा, तो इसका मतलब KH क्या आएगा? KH हमेशा नीचे कौन सा आएगा? जिसका वीक है, जो वीक है, यहाँ वीक एसिड है तो Ka आएगा। एसिड के लिए Ka आता है और बेस के लिए क्या आता है? Kb आता है, तो यहाँ पे वीक है वो आ जाएगा। तीसरा H, जैसे एल्फा पढ़ते हैं, एल्फा बराबर क्या होता है सर? रूट के अंदर Ka/C होता है, वैसे यहाँ H होता है, हाइड्रोलाइसिस। H जैसे एल्फा टूटने को बोलता है, वैसे इसमें हाइड्रोलाइसिस में टूटना, जितना क्या हमारा जो सोल्ट दिया वो कितना टूटेगा, तो ये क्या आएगा सर? KH आ जाएगा। A की जगह KH आ जाएगा, KH/C आएगा। एक ही फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा। KH की जगह मैं सर ये लिख सकता हूँ KW/Ka, हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर सर मुझे ये पता है कि यहाँ OH- हो रहा है क्योंकि प्रबल क्षार ज्यादा है, तो प्रबल क्षार की वजह से पीएच क्या पीएच आएगी या POH आएगी? सर POH आएगी, OH- की कंसेंट्रेशन आएगी। सर मुझे ये पता है H+ या OH- की कंसेंट्रेशन क्या होती है? C होती है। मैंने ऊपर पढ़ा था कि OH- की कंसेंट्रेशन क्या होती है? C होती है, अर्थात C/H आएगी, अर्थात C/रूट के अंदर KH/C आएगी, अर्थात KH की जगह आप रखो वैल्यू KW/Ka/C आएगी। C अंदर करो आप इसको मल्टीप्लाई, तो C² जाएगा और एक C नीचे वाला कट जाएगा, तो KW/C/Ka आ जाएगा। ये किसकी आ जाएगी? OH- की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल सर होगा, 100% होगा, ये बात सही है। OH- की कंसेंट्रेशन आपको दिखेगी यहाँ पे। तो मुझे क्या चीज पता चल गई? मुझे KH पता चल गई, मुझे H पता चल गई। H क्या होता है? एल्फा को आप एल्फा याद रखो। आप पीछे वाला लेक्चर जो ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लो होता है, वहां पे मैंने आपको एल्फा की याद रखाई थी वैल्यू कि एल्फा बराबर क्या होता है? रूट के अंदर Ka/C। तो यहाँ पे एल्फा की जगह H आएगा और Ka की जगह KH आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज करना। फिर मैंने वहां पे आपको बताई थी H+ की वैल्यू क्या आएगी? C α। सेम यहाँ पे आएगी, C की जगह H आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो OH- की कंसेंट्रेशन आ गई। अब सर अब मुझे पीएच निकालनी है। ये हालांकि इसे आप निकाल सकते हो, पीओएच निकालो पहले, इसके माइनस लोग लेके, मुझे इतना नहीं झमेले में फंसना, क्योंकि मेरे इतने एग्जाम में नहीं आता। मुझे सीधा सीधा पीएच याद होनी चाहिए। मुझे क्या होनी चाहिए? सीधी सीधी पीएच याद होनी चाहिए। तो पीएच बराबर, अब एक बात बताओ मेरे को, ये स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से विलियन कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। क्षारीय प्रकृति का मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगी, तो इसका फॉर्मूला याद रख लो, 7 से ज्यादा का मतलब सारी वैल्यू बढ़ती हुई आएगी। 7 + हाफ ऑफ PKa क्यों आ? क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड होने की वजह से PKa आएगा, प्लस हाफ ऑफ log C, यानी सारी चीजें प्लस में आएगी इसमें, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का है। ये आ गया? बिल्कुल आ गया। OH- की कंसेंट्रेशन आ गई? बिल्कुल आ गई। H+ से आ गया फॉर्मूला? बिल्कुल आ गया। KH का फॉर्मूला आ गया? बिल्कुल आ गया। 4 फॉर्मूले रखने आपने, KH, H, OH- का कंसेंट्रेशन और पीएच का फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला तो सर 7 + हाफ ऑफ PK + हाफ ऑफ log C, ऐसे फॉर्मेट में आएगा सर, किसी में प्लस आएगा तो किसी में माइनस आएगा, ये फॉर्मेट आएगी हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो ये आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर अपना, तीसरा कौन सा आएगा? प्रबल अम्ल एंड दुर्बल क्षार का लवण, दुर्बल क्षार से बना लवण, बना लवण। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिला हुआ सॉल्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे पूछ लिए जाए तो NH4Cl आएगा। NH4Cl, इसका आप खुद कर सकते हो कि NH4OH प्लस HCl से मिला हुआ। HCl स्ट्रॉन्ग अम्ल है जबकि NH4OH वीक बेस है, तो इसके एग्जांपल क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड, इसके वैसे भी नाम पूछ सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl को आप जब
पानी के अंदर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आप क्या मिलेगा आपको NH4OH प्लस HCl। बिल्कुल सही बात है सर। ये सोल्ट है, ये तो वैसे ही टूटेगा पानी के अंदर पूरा। ये सर वीक है, ये वीक बेस है, ये नहीं टूटेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूटेगा सर। H प्लस Cl माइनस में रहेगा। तो सर देखो कैसे, ये Cl से ये Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा NH4 प्लस H2O और क्या मिलेगा NH4OH प्लस H प्लस। मुझे ये पता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ डोमिनेट कौन रहेगा, एसिड। और देखो यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एसिड दिखेगा। एसिड का मतलब प्रकृति कैसी होगी विलयन की, विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी सर, अम्लीय होगी। इसका मतलब पीएच कैसी रहेगी विलयन की, पीएच 7 से कम रहेगी। ये बात समझ में आई है क्या कि विलयन की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। और अम्लीय होगी इसका मतलब इसकी पीएच हमेशा 7 से कम रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग जहां भी अम्ल दिख जाए तो पीएच उस विलयन की 7 से कम रहेगी। जहां भी स्ट्रॉन्ग बेस दिख जाए, जहां भी स्ट्रॉन्ग बेस दिख जाए उसकी पीएच हमेशा 7 से ज्यादा रहेगी। ये बात आपकी समझ में आ गई क्या, बिल्कुल आ गई। आगे देखो दूसरी चीज H प्लस, वही सेम बात। H प्लस बराबर क्या होगा, C इंटू एल्फा होगा। पहली बात आप KH लिखो, KH बराबर, हमें पता है KH बराबर क्या आएगा, KW बटा वीक। वीक क्या है यहाँ पे, वीक देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक क्या है, बेस। तो वीक बेस के लिए क्या आता है, KB आएगा। ये अपने को पता होना चाहिए कि KH कैसे निकालते हैं। KH बराबर KW बटा KB। H बराबर क्या होगा सर, H बराबर होता है रूट के अंदर KA बटा C, हमने पढ़ रखा है। अल्फा बराबर रूट के अंदर KA बटा C, यानी जो वीक है उसका। यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ H बराबर आएगा सर KW बट्टा C, यानी H बराबर KH बट्टा C। KH क्या आएगा सर, KH बराबर आएगा KW बट्टा KB इंटू C। ये H की वैल्यू आ जाएगी। और सर मुझे पता है कि यहाँ डोमिनेट क्या करेगा, प्रबल अम्ल है, तो ये प्रबल अम्ल डोमिनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे विलयन में क्या रहेगा, H प्लस रहेगा। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, C इंटू H से निकालेंगे। तो C इंटू H यानी C इंटू KW बट्टा KB इंटू C, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो KW इंटू C बट्टा KB आएगा। तो मुझे KH निकालना समझ में आ गया। KH यानी सीधा सीधा है, KH बराबर KW बट्टा वीक वाला। H बराबर एल्फा, H को एल्फा से रिलेट करो। एल्फा बराबर होता है रूट के अंदर KA बट्टा C, यहाँ आएगा KW बट्टा C, यानी KH बट्टा C। KH की वैल्यू रख दो, वहां H प्लस की कंसेंट्रेशन आती है C एल्फा, यहाँ आएगी C इंटू H। क्योंकि यहाँ पे वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण पीएच 7 से कम है, तो इसमें जहां फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वीक। और यहाँ पे क्या है, वीक बेस है, तो यानी KB हम लेंगे। तो 7 माइनस हाफ ऑफ पी KB माइनस हाफ ऑफ लॉग C। सर कैसे, देखो यहाँ क्या स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, 7 से ज्यादा आएगी। और हमें पता है PKA किसका लेते हैं, वीक वाले का लेते हैं। तो वीक क्या है, वीक एसिड है, इसलिए यहाँ पे PKA आएगा। और 7 से ज्यादा पीएच आने चाहिए तो सारे साइन क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। और 7 से कम कब पॉसिबल होगी सर, जब ये माइनस कम हो जाएगा, 7 से कुछ कम होगा तभी तो 7 से कम आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये 7 से नेगेटिव साइन लेंगे। और सर KB क्यों आया, क्योंकि वीक बेस वालों के लिए आता है, जो चीज वीक होती है उसके लिए KB आता है। तो PKB क्यों आया, क्योंकि वीक बेस है, तो वीक बेस का PKB आएगा और माइनस हाफ लॉग C आ जाएगा। मेरे हिसाब से तीनों चारों चीजें आपके समझ में आ गई। फिर अगला एग्जाम्पल करेंगे तब और ज्यादा समझ में आ जाएगी, क्लियरिटी आती रहेगी। लास्ट क्या होगा, लास्ट केस, फोर्थ नंबर केस। फोर्थ नंबर क्या है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल एंड दुर्बल क्षार का लवण। दुर्बल अम्ल एंड दुर्बल क्षार का लवण। दुर्बल बोले तो वीक एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ लवण। वीक बेस, दोनों ही क्या है, वीक है सर। इस बार दोनों ही वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे एक बात ध्यान में रखना कि वीक एसिड और वीक बेस का ही लवणों का सर्वाधिक जल अपघटन होता है, क्योंकि दोनों आयंस टूटेंगे। जल अपघटन मतलब जो आयंस में ज्यादा टूटना चाहेगा, ये पूरे आयंस में टूटना चाहेगा। तो ये क्या करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस प्रकार के लवणों का सर्वाधिक जल अपघटन होता है, सर्वाधिक जल अपघटन होता है। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस प्रकार के लवणों का सर्वाधिक जल अपघटन होता है। एग्जांपल से ले लेते हैं इसका एग्जांपल आगे CH3COONH4।
अमोनियम क्या आएगा, अमोनियम एसीटेट। इसका एक एग्जांपल आ गया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इसको से तोड़ो आप, CH3COONH4 का हाइड्रोलाइसिस करो आप। इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद CH3COOH आएगा प्लस NH4OH आएगा। ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। फिर ये मुझे पता है ये तो आयंस में टूट जाएगा ऐसे। क्या इसके अलावा और कुछ टूटेगा? कोई नहीं टूटेगा। तो ये आयंस में ऐसे टूट के ऐसे बना लेगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O से मिलेगा CH3COOH प्लस NH4OH। अब देखो यहाँ कोई आयंस नहीं, नहीं H प्लस है नहीं OH माइनस है, इसका मतलब विलयन कैसा रहेगा, विलयन उदासीन रहेगा, लगभग उदासीन के जैसा रहेगा। तो विलयन की प्रकृति कैसी रहेगी, उदासीन। विलयन की प्रकृति उदासीन, प्रकृति कैसी रहेगी, उदासीन रहेगी, उदासीन रहेगी। दूसरी बात देखो यहाँ H प्लस OH माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब पीएच भी कैसी रहनी चाहिए, लगभग 7 के बराबर। उदासीन मतलब पीएच लगभग 7 के बराबर रहती है, 7 के बराबर रहती है, लगभग 7 के बराबर रहती है। तो दो ऐसे हो गए जिनमें पीएच 7 रहती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड वीक बेस, इनमें पीएच क्या होगी, लगभग 7 के बराबर रहती है। तीसरी बात, अब हम कुछ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यहां अपने को एक चीज याद रखनी है, KH बराबर क्या होता है, KW बटा क्या होता है, KW बटा वीक वाला, यहां से दोनों वीक है तो दोनों का आ जाएगा KW बराबर KH बराबर KW बटा KA इंटू KB। क्यों, क्योंकि दोनों ही वीक है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। फिर H बराबर क्या होता है सर, मुझे ये पता है कि H बराबर KH बट्टा C होता है, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना यहाँ दोनों वीक है तो यहाँ C नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे क्या आएगा, H बराबर रूट के अंदर KH आएगा सीधा सीधा। H बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों वीक है तो कंसंट्रेशन दोनों की नहीं आएगी, KH बराबर आ जाएगा सीधे सीधे रूट के अंदर KH, और KH क्या आ जाएगा, KW बट्टा KA इंटू KB। मेरे हिसाब से आपके ये समझ में आ गया कि KH बराबर क्या आएगा सर, KW अपन वीक वाले का आएगा। H बराबर क्या होता है सर, H बराबर होता है KH बट्टा C आता है, लेकिन यहाँ C क्यों नहीं, क्योंकि दोनों वीक है। C उसका आता है जो टूटेगा उसी का C है, यहाँ दोनों नहीं टूटेंगे तो KH आ जाएगा सर रूट के अंदर, KH की वैल्यू लगा दो। ठीक है, और H प्लस बराबर क्या आएगा सर, H प्लस बराबर आएगा KA इंटू एच आएगा, KA इंटू एच। सर इसको सोल्व करोगे तो H प्लस की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, H प्लस बराबर इसको सोल्व करोगे आप KA की W KA इंटू एच की वैल्यू रखो आप KW बट्टा KA इंटू KB। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा KW इंटू KA बट्टा KB, यानी H प्लस की ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या, H प्लस बराबर आएगा रूट के अंदर KW इंटू KA बट्टा KB। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, H प्लस बराबर KW इंटू KA बट्टा KB। और PH का फॉर्मूला सर मुझे ये पता है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लगभग 7 के बराबर रहेगी। तो 7 एक चीज प्लस होगी तो एक चीज माइनस होगी, 7 प्लस क्या आएगी, एसिड वाली आएगी, माइनस क्या आएगी, बेस वाली आएगी। ये बात ध्यान में रखना, तभी तो 7 के बराबर रहेगी। एक चीज प्लस में रहेगी और एक चीज क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। कौन सी प्लस में रहेगी सर, एसिड वाला प्लस में रहेगा, एसिड वाला प्लस में रहेगा, और माइनस में कौन सा रहेगा, बेस वाला माइनस में रहेगा। ये 3-4 चीजें अपने को याद रखनी है। क्या, एक तो KH वाला तो सीधे सीधे याद रहेगा, H प्लस मुझे ये पता है KA इंटू H आता है, यानी H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या आती है, क्या आती है सर, C इंटू एल्फ आती है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे KA इंटू H आएगी। ये बात ध्यान में रखना, 2-3 यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आएगी। H प्लस का फॉर्मूला याद रखना है, देखो ऊपर KA आएगा नीचे KB आएगा। H प्लस का फॉर्मूला रखोगे तो ऊपर KA आएगा, नीचे क्या आएगा, KB आएगा। ठीक है, और पीएच की वैल्यू याद रखनी है, 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस हाफ ऑफ log C। अब देखो क्या यहाँ पे कोई सांद्रता आ रही है सर, कुछ ही नहीं आ रही, सांद्रता टर्म नहीं आ रही, इसलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि वीक एसिड वीक बेस लवण में जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये बात मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गई कैसे नहीं करती है, क्योंकि यहाँ कोई सांद्रता का टर्म नहीं है। अब सर मैं क्या करूंगा, इन चारों को एक साथ लिखूंगा ताकि आपको और ज्यादा याद रहे। इन 4 चीजों को एक साथ लिखूंगा, लिखो भाई एक साथ लिखो।
1 नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, 2 नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, 3 नंबर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, 4 नंबर वीक एसिड वीक बेस। सर ये प्रकृति कैसी रहेगी, दोनों जब स्ट्रॉन्ग हो तो उदासीन रहेगी। सर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब एसिड की वजह से प्रकृति आएगी, जो स्ट्रॉन्ग है वो प्रकृति को बताएगा, तो अम्लीय आएगी प्रकृति। सर इसमें इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब बेस बताएगा, तो क्या रहेगी, क्षारीय रहेगी प्रकृति। और यहाँ दोनों ही वीक है तो ये भी लगभग उदासीन रहेगी। सर एक बात तो समझ में आ गई, दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो तो प्रकृति उदासीन है। सर यहाँ जल अपघटन नहीं होगा, नहीं होगा। सर मुझे ये पता है एसिड होता है वो H प्लस देता है, एसिड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस देगा, H प्लस मतलब प्लस साइन देगा, यानी धनायनिक जल अपघटन होगा। यहाँ पे क्या होगा, धनायनिक बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव जल अपघटन होगा, यानी जल अपघटन होने के बाद में आयंस कैसे रहेंगे, आयंस प्लस में रहेंगे। और यहाँ पे बेस होता है, बेस मुझे पता है OH माइनस देता है, तो माइनस की वजह से क्या आएगी, ऋणायनिक यानी नेगेटिव वाला, ऋणायनिक यानी नेगेटिव जल अपघटन देगा, जल अपघटन देगा। और सर ये दोनों आयंस का देगा, यानी प्लस और माइनस दोनों देंगे इसमें, तो दोनों आयनों का जल अपघटन देगा, दोनों आयनों का जल अपघटन। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद इसकी पीएच सर हमेशा 7 रहेगी, ये बात ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले जो लवण है उसकी पीएच हमेशा क्या रहेगी सर, 7 रहेगी। इसके क्या रहेगी, इसकी हम देख लेते हैं। इसमें सर के एच बराबर फॉर्मूला आएगा के डब्ल्यू बटा, जो वीक है, वीक क्या है सर, के बी वीक है। यहाँ क्या आएगी सर, के एच बराबर के डब्ल्यू बटा वीक, वीक क्या है सर, वीक एसिड है, तो एसिड के लिए क्या आएगा, के ए आएगा। और सर यहाँ पे आएगा के एच बराबर के डब्ल्यू बटा वीक वाला, सर दोनों ही वीक है तो के ए इंटू के बी आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। फिर H बराबर, सर H बराबर होता है रूट के अंदर के एच बटा सी, सही बात है सर। H बराबर होता है रूट के अंदर के एच बटा सी, सर यहाँ दोनों वीक है इसलिए याद रखना H बराबर होगा रूट के अंदर के एच ओनली। यहाँ पे के एच बटा सी, के एच बटा सी, लेकिन दोनों वीक हो तो सर रूट के अंदर के एच ही आएगा ओनली। हालांकि इसको समझा सकते हैं बहुत, ये जैसे अपन नॉर्मल तोड़ते हैं अपना आयंस को वैसे टूटेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज इसको ऐसे याद रखें, ठीक है। फिर H बराबर के एच की वैल्यू रखोगे आप तो के डब्ल्यू बटा के बी इंटू सी, के बी इंटू सी। एच बराबर इसमें के एच की वैल्यू रखो तो के डब्ल्यू बटा के ए इंटू सी। इसमें सर एच की वैल्यू रखो तो क्या रखेगा, के डब्ल्यू बटा के ए इंटू के पी। बिल्कुल सही बात है। फिर सर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब अम्लीय प्रकृति यानी H प्लस को बताएगा। H प्लस की वैल्यू क्या आएगी, C इंटू एच आएगा। और इसको सर सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, रूट के अंदर के डब्ल्यू इंटू सी बटा के बी आएगी। सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो OH माइनस बताएगा, क्योंकि कौन से प्रकृति का है ये, क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति में क्या होगा, क्षारीय प्रकृति में OH माइनस आता है, सर OH माइनस आएगा C इंटू एल्फा। C इंटू एच की वैल्यू रखोगे आप तो सर ऊपर आ जाएगा के डब्ल्यू इंटू सी बटा के बी, के ए, ठीक है। और सर यहाँ H प्लस की कंसेंट्रेशन अलग से याद रखनी है, के ए इंटू एच होती है, के ए इंटू एच। और इनको जब सोल्व करोगे सर H प्लस की कंसेंट्रेशन तो ये आ जाएगी सर के डब्ल्यू इंटू के ए बटा के बी, ठीक है सर। फिर पीएच का फॉर्मूला, हाँ ये पीएच वाला इंपॉर्टेंट है, पीएच वाला इंपॉर्टेंट है सर। पीएच, इसमें पीएच आएगा सर, हमें पता है कि क्या है, अम्लीय प्रकृति का, तो इसका मतलब पीएच 7 से कम आनी चाहिए। 7 से कम कैसे आएगी सर, तो 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, 7 से कम आएगी। और यहाँ पर कौन सी प्रकृति का है सर, क्षारीय प्रकृति का है, मतलब बेसिक नेचर का, पीएच 7 से ज्यादा आनी चाहिए, तो पीएच 7 के बराबर कैसे आएगी, ज्यादा, तो सर 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। सर ये दोनों, ये सर उदासीन प्रकृति का है, लगभग पीएच कितनी आनी चाहिए, 7 के बराबर आनी चाहिए, तो सर पीएच आती है 7 प्लस, इसकी पीएच क्या आएगी सर, पीएच बराबर आएगी 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस हाफ ऑफ पी के बी। ये 3 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, ये 3 फॉर्मूले अपने को याद रखने। और इसकी पीएच क्या आएगी सर, इसकी पीएच 7 आएगी। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच 7,
जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो पीएच 7 से कम आएगी, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, तो प्लस में आएंगे सारे निशान, यहाँ दोनों साइन नेगेटिव में आएंगे, और यहाँ क्या आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, क्योंकि ये भी 7 के बराबर रहनी चाहिए। 7 कब रहेगी, जब एक बढ़ जाए और एक कम हो जाए, तो यानी 7 प्लस हाफ ऑफ पी के, एसिड वाले प्लस में आएगा और बेस वाला माइनस में आएगा। ये 3-4 बार आप पढ़ोगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। इसको नोट्स बनाना, इसको 2 बार रिवीजन करना, बैक टू बैक 2 दिन के अंदर अंदर, फिर आप क्वेश्चन करना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके खोपड़ी में बैठ जाएगा एज इट इज। ये सारी चीजें इसलिए मैंने बार बार डिटेल में बताई है कि सीधा खोपड़ी में बैठे आपके। अब हम क्वेश्चन करेंगे सर, अब मजा भी आएगा क्वेश्चन करने में, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिश्रण जिसमें 0.1 नॉर्मेलिटी NH4OH तथा 0.1 NHCN उपस्थित है, के जल अपघटन की मात्रा ज्ञात कीजिए। के ए बराबर दिया हुआ है 10 की पावर -5, के बी बराबर दिया हुआ है 10 की पावर -5। अरे क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, मुझे ये पता होना चाहिए NH4OH क्या है, वीक बेस है, HCN क्या है, वीक एसिड है। इसका मतलब ये क्या किससे मिला हुआ, वीक एसिड वीक बेस से बना सोल्ट है, ये बना सोल्ट है सर। अरे क्या ही दिक्कत है सर, कुछ ही नहीं दिक्कत सर, मुझे तो ये पता है कि वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट की पीएच क्या होगी सर, एक प्लस में होगा, कौन सा प्लस में होगा सर, पी के ए वाला, और माइनस में कौन होगा सर, पी के बी वाला होगा बेस सर, ये रहा पीएच। अब मुझे पता है के ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 की पावर -5, पी के निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ के सर, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -5, माइनस सर बाहर आ जाएगा, -5 बाहर आ जाए, log 10 की सर वैल्यू 1 हो गई, यानी ये 5 आ गई, तो पी के बराबर 5 आ गया। सीधा सीधा कैसे आएंगे सर, ये यदि 10 की पावर -5 हो ना, तो इसका पी के ये ऊपर वाली पावर आ जाएगी प्लस में, और इसी प्रकार सर पी के बी निकालेंगे तो के बी कितना दिया हुआ है, के बी सर 10 की पावर -5 दिया हुआ है, इसका मतलब पी के बी भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो पी के पता हो गया, पी के बी पता हो गया सर, फॉर्मूला लगाओ, पी एच बराबर 7 प्लस हाफ ओ पी के कितना है 5 माइनस हाफ ओ पी के बी कितना है सर -5, सॉरी पीएच निकालने जल अपघटन, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार पीएच निकाल लेते हैं, ये आपस में कटेगी तो 7 आ जाएगी, पीएच तो 7 आ गई, हमें पीएच नहीं निकालना, हमें जल अपघटन की मात्रा निकालनी है। जल अपघटन मात्रा मतलब H निकालना है सर। H क्या होगा सर, मुझे ये पता है H बराबर क्या होता है सर, H बराबर होता है रूट के अंदर के डब्ल्यू बटा के ए इंटू के बी, जब दोनों वीक हो तो H की वैल्यू ये रही सर, दोनों वीक हो तो H की वैल्यू होती है के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। के डब्ल्यू का मान सर मुझे पता है 10 की पावर -14 होता है, बटा के ए का मान 10 की पावर -5 दिया हुआ है, और के बी का मान भी 10 की पावर -5 दिया हुआ है, ये भी 10 की पावर -5 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे सर, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 बट्टा 10 की पावर -10, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर -4, यानी 10 की पावर -2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, H बोले तो जल अपघटन की मात्रा आ गई, H बोले तो जल अपघटन की मात्रा। यहां से आपको पूछ भी सकता है जल अपघटन की मात्रा, H क्या होगा, जल अपघटन की मात्रा, और KH क्या होगा, जल अपघटन का स्थिरांक, जल अपघटन स्थिरांक, जल अपघटन कांस्टेंट। ठीक है, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, यदि पीएच पूछ लेता तो 7 आती, यदि आपको ठीक है एच पूछा हुआ है, एच हमने सारा कुछ निकाल दिया, पीएच भी निकाल दिया, एच भी निकाल दिया, कैसे भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन करेंगे, एक सेकंड ग्रेड का एसिटिक अम्ल का पी के ए तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पी के बी, हाइड्रोक्साइड का पी के बी क्रमशः 4.76 व 4.75 है। अमोनियम एसीटेट विलयन का पीएच क्या होगा।
किस में आया हुआ है? सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है। सर हम तो आज तक ऐसे क्वेश्चन छोड़ते थे। अरे अब तो आप टूट पड़ोगे ऐसे क्वेश्चनों पे सर। ऐसे क्वेश्चन तो मेरे सारे सही हो जाएंगे। यदि आपको वास्तव में सेशन अच्छा लगा है, आपको लगा है कि मेरी केमिस्ट्री की नॉलेज बढ़ी है, तो प्लीज एक ही काम करना, आपको अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना है। उनको बताना है कि इतनी शानदार केमिस्ट्री आपको कोई नहीं करवा सकता राजस्थान में। इसलिए प्लीज यदि अच्छे लगे, आपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को हमारे ऐप पे जोड़ें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। देखो एसिडिक एसिड क्या होता है सर? CH3COH, मुझे ये पता है वीक एसिड होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर? NH4OH, ये भी मुझे पता है वीक बेस होता है। इसके लिए सर pKa कितना दिया हुआ है सर? इसका 4.76 दिया हुआ है। इसके लिए सर pKb कितना दिया हुआ है सर? 4.75 दिया हुआ है। हमें क्या पूछा? पीच। तो देखो वीक एसिड और वीक बेस से बना सोल्ट हो गई है, इसका पीएच पूछा है। वीक एसिड और वीक बेस से बना सोल्ट का पीएच पूछा हुआ है। अरे सर क्या ही करना, वीक एसिड और वीक बेस से लगभग पीएच कितने के बराबर रहेगी? 7 के बराबर रहेगी। और 7 से सर ऊपर भी बढ़ सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या था सर? पीएच बराबर फॉर्मूला था, एक प्लस में आएगा कौन सा सर? पीके वाला। माइनस में कौन आएगा सर? पीकेबी वाला आएगा। सर बिल्कुल सही बात है, 7 प्लस हाफ हो। पीके सर कितना है? पीके सर 4.75 माइनस हाफ हो। पीकेबी कितना है सर? 4.76 सर 7 प्लस, मैं इसको ऐसे हाफ बराबर कॉमन ले सकता हूँ सर? ले सकते हो। 4.75 सर बिल्कुल सही बात है। सर पीके कितना है? 4.76 है सर। क्या कर रहे हो? 4.76 रखना है, 4.76 सर, ये 4.75 सर, तो ये 4.76 आएगा, माइनस 4.75 आएगा सर। 7 प्लस हाफ ऑफ सर ये 4.76 माइनस 4.75 करोगे सर 1.0.1 आ जाएगा, 0.1 सर। 0.1 बटा 2 करोगे तो सर 0.005 आएगा। तो सर इसका आंसर आ जाएगा 7.005 आंसर आ जाएगा, 7.005। क्या वास्तव में आपको इजी लगा? सर बिल्कुल इजी लग रहा है सर। मैंने ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे साथी बहुत सारे हैं जिन्होंने पिछले 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। उनको लगा ये हमारे बस की बात नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है, मुझे नहीं पता चलता इसका, तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। लेकिन इस बार आप टूट पड़ोगे ऐसे क्वेश्चनों पे, बहुत इजी लगेंगे आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन और। आगे कौन सा है? किस विलियन का पीएच मान अधिकतम है? मान अधिकतम है, किस विलियन का पीएच मान अधिकतम है? सर पहला 0.1 मोलर ऑफ NaCl, बी 0.1 मोलर ऑफ NH4Cl, सी 0.1 मोलर ऑफ CH3COONA, डी 0.1 मोलर ऑफ CH3COONH4। देखते हैं सर कैसे करना है इसको। सर मुझे ये पता है, एक बार आप देखते जाओ, NaCl किससे मिलता है सर? ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है सर। ये किससे का है सर? NH4OH प्लस HCl आएगा। HCl मतलब वीक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, और NH4OH का मतलब वीक बेस आ गया सर। इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कैसे आएगा? CH3COH आएगा, यानी वीक एसिड आएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस आएगा NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस आएगा सर। इसको करोगे तो ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस आएगा सर। इसकी पीएच पूछा हुआ है, मुझे पता है सर इसकी पीएच कितनी रहेगी? 7 के करीब रहेगी। इसकी भी पीएच कितनी रहेगी सर? 7 के करीब रहेगी। अब इन दोनों में पीएच सर किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, इसकी पीएच 7 से कम रहेगी, और सर स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच कितनी रहेगी सर? 7 से अधिक रहेगी। और ये पूछा हाईएस्ट पीएच किसकी आ सकती है? जिसकी सर जिसमें बेसिक नेचर का विलियन होगा। बेसिक नेचर का विलियन किसमें है सर? सी ऑप्शन में है। सीधा सीधा आपको पेन ही नहीं उठाना, आपको पेन भी नहीं उठाना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे सर? अरे सर इसकी तो 7 ही रहेगी, और इसकी 7 ही रहेगी। बी और सी में ये बी वाला 7 से कम रहेगी, लेकिन सी वाला 7 से अधिक देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। क्या ये टफ है क्या क्वेश्चन? अब तो सर ऐसे क्वेश्चन मेरे को बहुत टफ लगते थे, अब क्या ही लगते हैं, क्वेश्चनों में कुछ बचा ही नहीं। अब एग्जाम्पल, कौन सा लवण जल अपघटित नहीं होगा? कौन सा लवण जल अपघटित नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन KCl, सेकंड ऑप्शन Na2SO4, थर्ड ऑप्शन NaCl, फोर्थ ऑप्शन ऑल सभी।
सर मुझे एक बात पता है कि जल अपघटित नहीं होगा। कौन सा नहीं होता सर? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना लवण जल अपघटित नहीं होता। बना लवण जल अपघटित नहीं होता। मैंने बार बार चीख चीख के आपको बोला कि जल अपघटित कौन सा नहीं होगा सर? स्ट्रॉन्ग वाला नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो KCl, ये बनता है सर KOH प्लस HCl से। सर ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, ये इसका जल अपघटन नहीं होगा। सर Na2SO4, सर ये देखो ये किससे मिला हुआ है सर? NaOH से मिलकर बना हुआ है प्लस H2SO4 से मिलकर बना हुआ है। सर ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। सर इसका भी जल अपघटन नहीं होगा। फिर आएगा सर NaCl, ये किससे मिलकर बना हुआ है? NaOH प्लस प्लस HCl। सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, इसका भी जल अपघटन नहीं होगा। इसका मतलब सभी का जल अपघटन नहीं होगा। क्या टफ है क्या क्वेश्चन? अरे बताओ भी टफ है क्या? सर नहीं है। जो सर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉलेज लेक्चरर का कर लेते हैं, ताकि आपको ऐसा बेम न रहे कि कॉलेज लेक्चरर तो टफ एग्जाम है, ये तो मेरे से नहीं होगा। कर लेते हैं। निम्न लवणों में से, निम्न लवणों के 0.1 मोलर विलियन में पीएच के लिए बढ़ता हुआ क्रम है। पीएच के लिए बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है। सर ये कब आया हुआ है? सर ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में आया हुआ है। एजुकेशन 2020 का क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ऑप्शन सर इसका है NaCN ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन NH4Cl। सेकेंड ऑप्शन सर इसका है NH4Cl लेस देन NaCl से, लेस देन आएगा NaCN से। थर्ड ऑप्शन सर इसका है NaCl लेस देन आएगा NH4Cl से, लेस देन आएगा सर NaCN से। सर डी ऑप्शन आएगा NaCl लेस देन आएगा सर NaCN से, लेस देन आएगा सर NH4Cl से। सर कैसे करेंगे? सर मुझे ये पता है कि 3 लवण दिए हुए, एक तो मान लेते हैं NaCN दिया हुआ है, एक NaCl दिया हुआ है, एक NH4Cl दिया हुआ है। सर ये देखो ये आएगा NaOH प्लस HCN से। सर ये किसे? सर ये NaOH प्लस प्लस HCl से, और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? NH4OH प्लस HCl बनेगा। सर ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। ये यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब मुझे ये पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस का मतलब क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच मुझे पता है सर 7 होती है। और स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, एसिड आ जाए अम्लीय प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रकृति के लिए पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी। तो सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर इस हिसाब से अरेंज करो कि NaCN सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर आपको NaCl दिखना चाहिए, फिर क्या दिखना चाहिए? NH4Cl दिखना चाहिए, यानी NH4Cl सबसे कम होना चाहिए। देखो NH4Cl सबसे कम है, फिर NaCl दिया हुआ है, फिर ये NaCl, और सबसे ज्यादा किसका आना चाहिए सर? NaCN का आना चाहिए, NaCN का आना चाहिए। कौन सा आंसर आएगा सर? सेकंड ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा। किस में आया हुआ है सर? असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। क्या जोर आया? क्या कुछ नहीं आया सर, बिल्कुल इजी लगा मेरे को। तो ऐसे ही आपको इजी लगेंगे। लास्ट टॉपिक बचा अपना बफर सॉल्यूशन। 1 घंटे की क्लास और लगेगी। बफर सॉल्यूशन कंप्लीट होते ही अपना आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका बफर का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, बफर वाला करवाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ अपलोड करूंगा। उस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और अगले दिन अब उस पीडीएफ के वीडियो जो भी वीडियो लेक्चर में हम समझाएंगे एक एक क्वेश्चन को, जिसके जो भी डाउट है उस वीडियो में आपके डाउट को कंसीडर किया जाएगा। और इसके साथ यदि आपके पास किसी भी कोचिंग के, चाहे कलाम हो, चाहे उत्कर्ष हो, या कोई और अच्छी कोचिंग जो आपकी नजरों में हो, उन सब की यदि प्रैक्टिस सेट है, आप उनके भी क्वेश्चन करना। पहली बात तो आपको ऐसा कोई होगा ही नहीं कि क्वेश्चन में डाउट आ जाए। यदि फिर भी आ जाए तो आपके साथ मैं हाजिर हूं, आप मेरे को बताना। एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे हमारे वीडियो में। अपना टारगेट एक ही है, चाहे कोई भी कोचिंग से आपके पास प्रैक्टिस शीट हो, अपनी कोशिश ये है कि अपने क्वेश्चन सही होने चाहिए। मुझे मतलब नहीं है सर कोई भी कोचिंग से, मुझे मतलब है आरपीएससी से। मेरे आरपीएससी के क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, अर्थात हर एक कोचिंग के क्वेश्चन मेरे से लगने चाहिए।
मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा अपना बफर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप रिवीजन कर रहे हैं। आप परमानेंट इसको रिवीजन की आदत डालो। हर दिन आप पिछले लेक्चर देखने से, आज वाला लेक्चर देखने से पिछले लेक्चर की जो भी पीडीएफ आपने पढ़ी है या आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको लगातार बेसिस पे रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।